हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 2 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करा करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व बी दोनों। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 यह जारी किसने किया है? EIU ने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी करी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। इसमें यह बताया गया है कि कौन सा शहर सबसे महंगा है। 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो पहले नंबर पर है सिंगापुर और दूसरे नंबर पर है ज्यूरिख। एशिया महाद्वीप में जो है दो शहर शामिल किए गए हैं। आपका पहला हो जाता है सिंगापुर और दूसरा है आपका हांगकांग। ठीक है, तो ये दो शहर जो है एशिया महाद्वीप के शामिल है। ओवरऑल अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो सबसे महंगा शहर हो जाता है सिंगापुर और दूसरा हो जाता है ज्यूरिख। इसमें यह बताया गया है कि 2023 के सबसे महंगे शहर कौन से हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है डी, ए व बी दोनों। अब देखते हैं कि सिंगापुर के साथ जो है सिंगापुर बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स अभ्यास किसके साथ करता है? सिंगापुर बोल्ड कुरुक्षेत्र सिम्बैक्स अभ्यास किसके साथ करता है? तो यह दोनों अभ्यास करता है इंडिया के साथ। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद ज्यूरिख आया है। तो ज्यूरिख में किस संगठन का मुख्यालय है? तो फीफा का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिख में। ये भी साथ में आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, आया है आपका न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क के बारे में पढ़ देते हैं। न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं बिग एप्पल। और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यह भी न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ का पहला जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो यह भी कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। ये भी आप याद रखेंगे। तो न्यूयॉर्क से संबंधित है। न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं? बिग एप्पल या हडसन की खाड़ी के किनारे स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का पहला जल सम्मेलन यूएनओ का पहला जल सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था न्यूयॉर्क में। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक क्या है? तो 126वें स्थान पर किस में है? तो शांति यानी पीस में है। और हैप्पीनेस यानी खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंक है 126। तो 126 पर दो स्थान है, एक तो शांति का है और दूसरा खुशहाली का। नेक्स्ट आपका है 127 इंडेक्स में कितने पर है? तो 127वें नंबर पर है। जेंडर गैप इंडेक्स में जो है भारत की रैंक है 127। वहीं हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितना है? तो 111 है। जबकि प्रेस फ्रीडम में कितना इंडेक्स है? तो 161वें नंबर पर है। तो प्रेस स्वतंत्रता मतलब समाचार स्वतंत्रता में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है 161। अब हम अपने सेकंड प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में नए सौरमंडल की खोज किसने की है? नए सौरमंडल की खोज किसने की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नासा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नासा ने भी हाल ही में नए तारे की खोज की है, जिसका क्या नाम है? HD 110067 इसका नाम है। इसे जो है क्या कहा जाता है? इसे नए सौरमंडल की खोज की उपमा दी गई है। और जो है इसे खोजा किसने है? तो नासा ने। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इस नए सौरमंडल का निर्माण हुआ था 4 अरब साल पहले इसका निर्माण हुआ था। और यह पृथ्वी से कितना दूरी है? तो पृथ्वी से जो है 100 लाइट ईयर यानी 100 प्रकाश वर्ष जो है यह पृथ्वी से दूर है। और सूर्य से कितना छोटा है? तो यह सूर्य से 20% छोटा है। इसका आकार कितना है? तो सूर्य से 20% छोटा इसका आकार है। ये भी साथ में आप याद रख लेंगे। तो नए सौरमंडल की खोज किसने की है? नासा ने। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, सूर्य ने इस सौरमंडल को खोजा है किस सैटेलाइट के द्वारा? तो इस सैटेलाइट का नाम है ट्रांजिटिंग एक्सपो प्लेनेट सर्वे सैटेलाइट। ठीक है, तो इसी सैटेलाइट के माध्यम से जो है नासा ने नए सौरमंडल की खोज करी है। ट्रांजिटिंग एक्सपो प्लेनेट सर्वे सैटेलाइट इसका नाम है। अब कुछ महत्वपूर्ण रॉकेट के नाम लिखे हैं, जैसे
कि भारत ने किसको किस लॉन्च किया है किस रॉकेट से, तो PSLV C-57 से क्या लॉन्च किया है, आदित्य L1 मिशन, जो कि सूर्य से संबंधित मिशन है। ठीक है, इसके बाद LBM 3 M4 इस रॉकेट से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, जो कि चांद के साउथ पोल पे जाकर लैंड किया था, और इस हिसाब से भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया जो चांद की साउथ पोल पे लैंड किया है। नेक्स्ट पॉइंट है TBD-1। TBD-1 क्या है, तो यह गगनयान का क्रू स्केप मॉडल है जिसे भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ प्रारंभ की है। ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ प्रारंभ की है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में। आपको पता ही है कि अभी जो है हाल ही में जो है COP28 का आयोजन किस देश में हो रहा है, UAE में हो रहा है। और कॉन्फ्रेंस, इसका फुल फॉर्म होता है, COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसमें जो है किस संगठन के सदस्य भाग लेते हैं, तो इसमें लेते हैं UNFCCC के सदस्य देश जो होते हैं, उनमें जो सदस्य होते हैं वही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भाग लेते हैं। और इसका आयोजन अभी कब किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है, इसकी COP28 की शुरुआत कब से हुई है, तो 1 दिसंबर 2023 से हुई है। और भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लिए हैं, तो PM मोदी ने भाग लिया है। और यहीं पर जो है PM मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च किया है, यानी कि भारत और UAE के साथ मिलकर जो है ग्रीन क्रेडिट का लॉन्च किया गया है। COP28 के हेड कौन है, तो COP28 के हेड हैं सुल्तान अल जावेर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि COP28 के हेड कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुल्तान अल जावेर। COP28 कहाँ हुआ था, UAE में, और इसमें जो है UNFCCC के सदस्य भाग लेते हैं। और यहीं पर जो है PM मोदी ने UAE के प्रिंस के साथ मिलकर ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। COP फर्स्ट का आयोजन पहली बार कब किया गया था, तो पहली बार इसका आयोजन किया गया था 1995 ईस्वी में। और किस देश में, तो जर्मनी के शहर बर्लिन में इसका आयोजन किया गया था। COP 27 जो भी हाल ही में 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो COP 27 का आयोजन किया गया था शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में एक जगह है। नेक्स्ट हो जाता है कि COP 8 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था, तो COP 8, ठीक है, COP 8 का आयोजन 2002 में नई दिल्ली में किया गया था। और अभी तक COP का जो है एक ही बार आयोजन अपने भारत में किया गया था, वो भी 2002 में। ये भी आप साथ में याद रख लेंगे। अब हम देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार सेविलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, VR ललितांबिका। VR ललितांबिका को जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान दिया गया है। अब इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। लीजन डी ऑनर सम्मान, आप इतना याद रखें, पूरा नाम ना याद रख पाएंगे तो नहीं रखें। तो फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन डी ऑनर सम्मान जो है, यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। इसे अभी हाल ही में किसे दिया गया है, तो VR ललितांबिका जी को दिया गया है, जो कि वर्तमान में इसरो की वैज्ञानिक हैं। और इन्हीं की देख रेख में जो है चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया था। और हाल ही में इन्हें जो है गगनयान मिशन की डायरेक्टर भी बनाया गया है। गगनयान मिशन का डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो VR ललितांबिका जी को बनाया गया है। और यह जो है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पैड के लिए भी ये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। अब देखते हैं कि गगनयान मिशन क्या है, तो गगनयान मिशन है कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना, यह गगनयान मिशन का कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं बाकी के ऑप्शन। पहला ऑप्शन हो जाता है पॉल लिंच को जो है अभी हाल ही में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके उपन्यास का क्या नाम है, तो प्रॉफिट सॉन्ग उपन्यास का इनका नाम है। और इन्हें जो है हाल ही में पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। पॉल लिंच जो है किस देश के हैं, तो यह आयरलैंड के निवासी हैं। ये भी साथ में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन हो जाता है अब्दुल्लाही मायर जो है, इन्हें भी हाल ही में पुरस्कार दिया गया नानसेन शरणार्थी पुरस्कार। ठीक है, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, अब्दुल्लाही मायर को। ये जो है जब एक देश से दूसरे देश में युद्ध होता है, तो जब वहाँ से शरणार्थी कहीं दूसरी जगह पे जाकर बस जाते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए
प्रयास किए हैं। कौन? अब्दुल्लाही मायर। इसलिए इन्हें जो है नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये जो है अब्दुल्लाही मायर जो है ये सोमालिया के पत्रकार हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डी में देखते हैं कि अर्शिया सत्तार को जो है फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अर्शिया सत्तार को फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है, जिसे क्या कहते हैं? सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर सम्मान किसे दिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी वी आर ललितांबिका। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 5वां। हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया है ऑप्शन डी केरल में। इसकी व्याख्या देखते हैं। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 में इसका आयोजन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया है। और यह जो है अब की बार 5वें क्रम का इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किए हैं जगदीप धनखड़ जी, जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। तो ये याद रखना कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो कि जगदीप धनखड़ जी हैं, इन्होंने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का केरल में उद्घाटन किया है। और इसमें मंत्रालय कौन है? तो इसमें मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट इसकी थीम क्या रखी गई है? तो अब की बार जो है 5वें क्रम के वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की थीम रखी गई है स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और आयुर्वेद। यह इसकी थीम है। नेक्स्ट अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय जो है एक पहल शुरू किया है जिसका क्या नाम है? अग्नि। तो अग्नि पहल किसने शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने। अग्नि का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अग्नि का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद ज्ञान निपुण इनिशिएटिव। ठीक है। इनिशिएटिव की हिंदी होती है पहल। तो आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल इसका फुल फॉर्म होता है जो शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। अब हम अपने छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजन हुआ है? आपको ये तो पता ही है कहाँ पे हुआ था, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे भी साथ में याद रखेंगे। तो 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। अब देखते हैं कि नागालैंड जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में कब गठित हुआ था? तो यह गठित हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड जो है यह असम से कटकर बनाया गया था। यानी कि असम से कटकर जो है 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था। और यह भारत का कौन सा राज्य बना था? किस क्रम का? तो यह भारत का 16वें क्रम का राज्य बना था नागालैंड। तो इसी के खुशी में जब असम से नागालैंड अलग हुआ था तो 1 दिसंबर को जो है अलग हुआ था। तो इसलिए जो है हर साल 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इसी हॉर्नबिल फेस्टिवल को जो है क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। नागालैंड के स्थापना दिवस का जो है यह अब की बार जो है 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और जो है 24वें क्रम का हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है। तो इस हॉर्नबिल फेस्टिवल में जो है इसे किसने शुरू किया है मनाना? तो यह मनाया जाता है इस बार मनाया गया है 24वें क्रम का। इसमें जो है सीएम नागालैंड के सीएम नेफुरियो ने भाग लिया था। और इसके बाद राज्यपाल जो हैं नागालैंड के ला गणेशन जी हैं। और इसके बाद नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा 24वें हॉर्नबिल फेस्टिवल में जो भागीदार राज्य हैं और भागीदार देश हैं उनके बारे में हम देखने वाले। तो 24वें हॉर्नबिल फेस्टिवल में भागीदार राज्य कौन सा है? तो भागीदार राज्य है असम। और इसके बाद इसमें भागीदार देश कौन कौन से हैं? तो यूएसए है, जर्मनी और कोलंबिया। इसमें 3 देशों ने भागीदारी करी है 24वें हॉर्नबिल फेस्टिवल में, जो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। अब हम देखते हैं यहीं पर जो है पहली बार नागालैंड में ही पहली बार जो नागालैंड का राज्य पशु घोषित किया गया है मिथुन की प्रदर्शनी की गई थी। ये भी आप साथ में याद रखेंगे कि जो है मिथुन जो है किस राज्य का राजकीय पशु है? तो यह नागालैंड का राजकीय पशु है। आज का 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल में एड डी कैंप बनने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है? तो भारतीय सशस्त्र बल में एड डी कैंप
कैंप बनने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीषा पाढ़ी। अब इनके बारे में देखते हैं कि मनीषा पाढ़ी जी जो है यह क्या रह चुकी हैं। तो यह एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर रह चुकी हैं। और यह जो है कहाँ से इनका संबंध है? तो मनीषा जी का संबंध है उड़ीसा के बहरामपुर जिले से इनका संबंध है, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के बहरामपुर जिले में। यह एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर भी रह चुकी हैं। इन्हें अभी हाल ही में जो है भारत की पहली महिला एडीसी का फुल फॉर्म मैंने बताया था, एडडी कैंप किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया था मनीषा पाढ़ी जी को। इसका क्या मतलब है? तो एडीसी का मतलब होता है राज्यपाल की निजी सचिव। राज्यपाल की निजी सचिव किसे बनाया गया है? मनीषा पाढ़ी जी को। और यह पहली बार किस राज्यपाल को अपना सेवा दी है? तो इन्होंने अपनी पहली सेवा दी है डॉक्टर हरि बाबू को, जो कि मिजोरम के राज्यपाल हैं। हरि बाबू ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो यह मिजोरम के राज्यपाल हैं। इनके पर्सनल निजी सचिव किसे बनाया गया है? मनीषा पाढ़ी जी को। और यह ऐसा पहली बार हुआ है कि जो किसी भी स्क्वाड्रन लीडर महिला का पहली बार एडीसी बनाया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं कि जया वर्मा सिन्हा ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ हैं। कौन है? जया वर्मा सिन्हा। ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म कहाँ पर मिला है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म कहाँ मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जैसलमेर में। इसकी व्याख्या देखते हैं। 115 मिलियन वर्ष पुराना, 115 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है? तो 1 मिलियन को आप जो है 10 लाख से गुणा करेंगे। ठीक है, 10 लाख से गुणा कर देंगे। इसके बाद 115 मिलियन को, ठीक है, 115 मिलियन को जो है 10 लाख से गुणा कर देंगे और 1 मिलियन में जो है 10 लाख होता है, ये आप याद रखेंगे। तो 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म कहाँ पर मिला है? जैसलमेर, राजस्थान में। और यह जो है सार्क का कौन सा भाग मिला है? तो सार्क का यहाँ पे दांत मिला है, जो कि किस युग से संबंधित है? अर्ली क्रिटेशियस युग से यह संबंधित है। ठीक है, अब कैसे जैसलमेर में कैसे मिला है? क्योंकि वर्तमान में जैसलमेर जो है एक मरुस्थल के रूप में है, यानी कि थार मरुस्थल का ही भाग है जैसलमेर। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में यह मरुस्थल है जैसलमेर, लेकिन अर्ली क्रिटेशियस युग में यही थार का मरुस्थल जो है क्या था? टेथिस सागर था। तो फिर यह धीरे धीरे जो है मरुस्थल हो गया है। तो टेथिस सागर में आपको पता ही है कि मछलियां तो पाई जाती रही होंगी पहले से ही, तो अब उसके जीवाश्म के अवशेष मिले हैं जैसलमेर में, तो याद रखना। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और यहीं पर जो है ओक वुड जीवाश्म संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? ओक वुड जीवाश्म संग्रहालय जैसलमेर, राजस्थान में बनाया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण धातुओं को देख लेते हैं जो भी फिलहाल में खोजा गया है। जैसे वेनेडियम धातु कहाँ पर खोजी गई है? गुजरात में। लिथियम धातु की खोज कहाँ की गई है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद नमक के ग्लेशियर कहाँ पे खोजे गए हैं? तो यह नासा की टीम ने खोजा है कहाँ पर? बुध ग्रह पर। और थोरियम कहाँ खोजा गया है? तो केरल की मोनोजाइट मिट्टी में जो है थोरियम खोजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे क्या कहते हैं? महुआ। तो आप देखते हैं कि एम्पलीफायर 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? या महुआ के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप कैसे याद करेंगे? एम्पलीफाई ए और लास्ट में महुआ के भी ए आ रहा है, तो ए से मैच कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इन्होंने जो है एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। इसको महुआ ने क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि भारत में जो है भारत के शहरों के विकास का मूल्यांकन करने के लिए महुआ लॉन्च किया गया है कि किस राज्य में ऊर्जा का कितना खपत है, वायु गुणवत्ता कितनी है, और जो है वहाँ पे पेड़ पौधे कितने अधिकतर लगाए गए हैं। इन सभी का निरीक्षण करने के लिए एम्पलीफाई पोर्टल लॉन्च किया गया है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ कहाँ किया है? तो क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? केरल में। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्लासिकल इंपीरियल यह एक लग्जरी शिप है। इसे जो है अभी हाल ही में जो जहाज मंत्री यानी कि नितिन गडकरी जी हैं,
नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है किस राज्य में, तो केरल में इसे लॉन्च किया गया है। इसमें जो है कितने लोग बैठ सकते हैं, तो इस जहाज में 150 लोग बैठ सकते हैं। और इस जहाज की लंबाई कितनी है, तो इस जहाज की लंबाई है 50 मीटर, यह लंबा है। तो आपको याद रखना है कि लग्जरी जहाज जो पानी में चलने वाली शिप है उसे लॉन्च कहाँ से किया गया है, केरल से। अब देखते हैं एक अभी और जो है जहाज जल्द ही में शिप लॉन्च किया गया है, जिसका क्या नाम है, गंगा विलास क्रूज। गंगा विलास क्रूज जो है इसकी ये कहाँ से कहाँ तक यह यात्रा करेगी, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक यह यात्रा करेगी। और वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक यह जो है 3200 किलोमीटर लंबाई में इसकी दूरी तय करेगी, ठीक है। और इसे कितना समय लगेगा 3200 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 51 दिन का यह सफ़र होगा। तो साथ में ये दोनों जो जहाज हैं इन्हें याद रखना है। एक का नाम क्या हो जाता है आपका क्लासिक इंपीरियल जहाज जो कि केरल से लॉन्च किया गया है, और गंगा विलास यह जो है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक यात्रा करने वाला है। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमने 10 प्रश्नों को और उनके साथ ललन टॉप प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए कमेंट के साथ, नए करंट अफेयर प्रश्न के साथ। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।